छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों के घर आमने सामने थे और दोनों के बीच एक छोटी सी बगिया थी। उस बगिया का रख रखाव दोनों परिवार मिलकर किया करते थे। रामलाल ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जबकि श्यामलाल काफी लालची और धूर्त स्वभाव का था। रामलाल की पत्नी राधा हमेशा अपने घर की साफ सफाई और बगिया का ख्याल रखती थी। वहीं श्यामलाल की पत्नी कमला भी बगिया का कुछ कामकाज करती थी, लेकिन श्यामलाल हमेशा उसे ज्यादा काम न करने के लिए टोकता रहता था। एक दिन रामलाल ने एक सपना देखा, जिसमें एक साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हें एक दिन बड़ी संपत्ति मिलेगी। बस तुम्हें ऐसे ही मेहनत से काम करते रहना होगा और धैर्य रखना होगा। रामलाल ने सुबह उठकर राधा को यह सपना सुनाया। राधा ने हंसते हुए कहा, सपना तो आखिर सपना ही होता है, सपने देखने में क्या जाता है, पर हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्यामलाल ने रामलाल और राधा के बीच हुई ये बात सुन ली और उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर रामलाल को संपत्ति मिल सकती है तो क्यों ना मैं भी कुछ उपाय करूं, जिससे मुझे भी इतनी संपत्ति मिल जाए कि मुझे जिंदगी भर कोई काम ही ना करना पड़े। बस फिर तो जिंदगी में आराम ही आराम होगा। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, कमला, हमें भी कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हम भी धनवान बन सके। तभी कमला ने उत्तर दिया, पर हम क्या कर सकते हैं? मैं तो हमेशा रामलाल को मेहनत करता हुआ देखकर बोलती रहती हूँ कि हमें भी रामलाल की तरह मेहनत ही करनी होगी। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, मेहनत तो बेवकूफों का काम है। मैं कुछ ऐसा उपाय ढूंढता हूं जिससे हम अमीर भी हो जाएं और उसके लिए हमें कोई मेहनत भी ना करनी पड़े। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बिना मेहनत किए ही अमीर हो जाएं? तुम बस देखते जाओ, मैं कुछ ऐसा उपाय लगाता हूं जिससे यह संभव हो सके। कुछ दिनों बाद गांव में वही साधु महाराज आए। वे गांव के सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। रामलाल भी साधु महाराज के पास गया और उसने साधु महाराज को अपने घर बुलाया और उनकी अच्छी तरह से सेवा की। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी को देखकर मैं प्रसन्न हूं। ये लो, ये एक जादुई बीज है, इसे अपने बगीचे में बो दो, इससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा। महाराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? और ये जादुई बीज क्या होता है? क्या जादू करता है ये बीज? तुम बस वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया, बाकी सब ये बीज अपने आप ही कर लेगा। रामलाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, मैं इसे अवश्य बो दूंगा। श्यामलाल ने यह सब देखा और उसकी आंखों में रामलाल के लिए जलन और लालच की भावना और बढ़ गई। रामलाल ने जादुई बीज को बगिया में बो दिया और प्रतिदिन उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद वहां एक विशाल पेड़ उग गया और उसमें सोने के फल उगने लगे। रामलाल ने उन फलों को तोड़कर देखा, वह सचमुच सोने का था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसने खुशी खुशी यह बात राधा को बताई। राधा ने कहा, भगवान की कृपा से हमें यह मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और इसको लोगों की बुरी नजर से भी बचाना चाहिए ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। रामलाल ने सोने के फलों को बेचकर गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए उपयोग किया। उसको सोने का फल बेचकर जो भी पैसे मिलते वो गांव में कई जरूरी कार्यों जैसे कि गांव की सड़कों की मरम्मत करना, गांव में एक स्कूल खुलवाना, गांव में खेती के लिए नए उपकरण उपलब्ध करवाना आदि में लगा देता। श्यामलाल यह सब देख रहा था। इतना कुछ होता देखकर उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचा, अगर रामलाल के पेड़ से सोने के फल मिल सकते हैं तो मैं भी ऐसा पेड़ लगा सकता हूं, फिर मेरे पास भी ऐसे ही सोने के फल होंगे
जिन्हें बेचकर मैं काफी सारा पैसा कमा सकूंगा। श्यामलाल ने साधु महाराज के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे भी एक जादुई बीज चाहिए जिससे सोने का फल देने वाला पेड़ पैदा हो सके। साधु महाराज ने उसकी लालच को समझते हुए कहा, केवल जादुई बीज बो देने से तुम्हें सोने के फल मिलने प्राप्त नहीं हो जाएंगे। तुम्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी और अपने कर्म सुधारने होंगे, तभी तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। श्यामलाल ने लालच में आकर साधु महाराज की बातों को नजरअंदाज किया और चोरी से रामलाल के पेड़ से कुछ बीज चुराकर अपने बगिया में बो दिए और उनकी देखभाल करने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसके लगाए हुए इस पेड़ पर भी रामलाल के पेड़ की तरह ही सोने के फल आएंगे। कुछ दिनों बाद वहां एक पेड़ उगा, लेकिन उसमें फल नहीं लगे। श्यामलाल ने क्रोध में आकर पेड़ को काटने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ काटते ही वहां से जहरीले सांप निकल आए। श्यामलाल ने डर के मारे मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ। रामलाल ने यह आवाज सुनी और तुरंत श्यामलाल की ओर मदद के लिए दौड़ा। उसने श्यामलाल को सांपों से बचाया और कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है। ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सफल होने का पहला कदम ही मेहनत और ईमानदारी है। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामलाल से माफी मांगी। श्यामलाल ने कहा, रामलाल भाई, मैं अपने लालच के कारण अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे मेहनत और ईमानदारी से काम करने का महत्व पता चल गया है। मैं अब ईमानदारी से मेहनत करूंगा और किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। रामलाल ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हम सब इंसान हैं और गलती करना हमारी फितरत है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उसे सुधारें। श्यामलाल ने मेहनत करना शुरू कर दिया और रामलाल की मदद से अपने जीवन को सुधारने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी बेहतर होने लगी और उसने अपनी लालच को त्याग कर ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझा। रामलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगे। उन्होंने मिलकर नई योजनाएं बनाई और गांव की उन्नति के लिए कार्य किए। श्यामलाल ने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और रामलाल ने गरीबों की मदद के लिए नए साधन उपलब्ध करवाए। गांव के सभी लोग अब एक साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव की उन्नति देखकर साधु महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। श्यामलाल ने अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को सुधार लिया और रामलाल की मदद से गांव का विकास किया। यही सच्चे मानवता का उदाहरण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम थे राकेश और मुकेश। राकेश बड़ा भाई था और मुकेश उससे छोटा। राकेश को लोग चतुर और चालाक मानते थे, जबकि मुकेश सरल और ईमानदार था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को अपनी जिंदगी खुद संवारनी थी। राकेश ने अपनी चतुराई से गांव में अच्छी खासी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। उसे व्यापार करने में महारत हासिल थी और उसने अपने व्यापार से काफी धन कमा लिया था। दूसरी ओर मुकेश अपनी सरलता और ईमानदारी के कारण कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पाया और मामूली काम करके ही गुजारा करता रहा। मुकेश भाई, आपके बड़े भाई राकेश तो व्यापार करने में काफी धनी आदमी बन चुके हैं।
तो आप भी उनके साथ ही व्यवसाय में क्यों नहीं लगे? कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो अपने जीवन से बहुत ही खुश हूं। मेरी किस्मत का मुझे भगवान ने सब दिया है। मैं तो बस अपनी खेती और पशुपालन में ही लगे रहना चाहता हूं। मुकेश भाई, आपकी ये सरलता और ईमानदारी ही पूरे गांव में प्रसिद्ध है। राकेश और मुकेश का बचपन एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। बचपन में राकेश अपने छोटी भाई मुकेश की हर संभव मदद करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, राकेश की चतुराई और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। राकेश को व्यापार में गहरी रुचि थी। उसने गांव के बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार के गुण सीखता गया। वहीं मुकेश को खेती और पशुपालन में ज्यादा रुचि थी। वह दिन भर खेतों में काम करता और अपने पशुओं की देखभाल करता। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई, तब राकेश ने अपनी चतुराई का प्रयोग कर संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। उसने मुकेश से कहा, भाई, तुम तो खेती और पशुपालन में रुचि रखते हो, इसलिए तुम्हें जमीन और पशु मिलेगा। मैं व्यापार में लगा हूं, इसलिए मुझे दुकान और व्यापारिक संपत्ति मिलनी चाहिए। मुकेश ने बिना किसी आपत्ति के राकेश की बात मान ली। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई चतुर है और व्यापार में ज्यादा कुशल भी है। ठीक है भाई साहब, आप बड़े हैं और जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। मुकेश ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया और अपने हिस्से की जमीन और पशुओं के साथ मेहनत करने लगा। एक दिन मुकेश अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे याद आया कि उसे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो केवल जंगल में मिलती है। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते घूमते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार और कमजोर दिख रहा था। मुकेश ने बिना किसी स्वार्थ के उस बूढ़े की सेवा की, उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया। बूढ़ा आदमी, जो वास्तव में एक संत था, मुकेश की सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुकेश से कहा, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक जादुई झोला देना चाहता हूं। इस झोले में एक अनमोल रत्न है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। लेकिन याद रखना, ये रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। मुकेश ने वह झोला लिया और अपने घर लौट आया। उसने झोले का प्रयोग कर कुछ अनाज को सोने में बदल दिया। अब मुकेश के पास धन की कोई कमी नहीं रही। वह अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हम जैसे गरीब लोगों की सहायता की और हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दी। जब राकेश को यह पता चला कि उसका छोटा भाई अब अमीर हो गया, तो वह हैरान रह गया। उसने मुकेश के इस परिवर्तन के बारे में पूछा। मुकेश, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पास इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए इतने पैसे आ गए? मुकेश ने अपनी सरलता से सब कुछ बता दिया कि उसे वह जादुई झोला कैसे मिला। भाई साहब, एक दिन जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार और कमजोर दिख रहा था। तो मैंने उनकी सेवा की, उन्हें पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया। जो वास्तव में एक संत था और जिससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे एक जादुई झोला दिया जिसमें एक अनमोल रत्न था जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था, लेकिन याद रखना, यह रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करेगा। राकेश ने मुकेश की बातों को ध्यान से सुना और जलन और लोभ से भर गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो झोला होता तो मैं उससे और भी ज्यादा धन कमा सकता था। राकेश ने मुकेश से झोला छीनने की योजना बनाई।
एक दिन उसने मुकेश को अपने घर बुलाया और उसे विशेष भोजन का निमंत्रण दिया। मुकेश, जो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, खुशी खुशी राकेश के घर चला गया। राकेश ने भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया ताकि मुकेश बेहोश हो जाए। मुकेश जैसे ही बेहोश हुआ, राकेश ने तुरंत झोला ढूंढकर चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह इस रत्न की मदद से आपार धन कमा सकेगा, लेकिन जैसे ही राकेश ने झोले का प्रयोग करना चाहा, रत्न ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राकेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन रत्न ने किसी भी वस्तु को सोने में नहीं बदला। मुकेश को तो इस रत्न ने इतना अमीर बना दिया, पर यह रत्न मुझे कोई चमत्कार करके क्यों नहीं दिखा रहा? वह निराश होकर सोचने लगा कि आखिर यह रत्न काम क्यों नहीं कर रहा है। तब उसे मुकेश की बात याद आई कि रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करता है। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी लालच और धोखाधड़ी के कारण रत्न ने काम करना बंद कर दिया है। उसे यह भी समझ में आया कि सच्ची खुशी और सफलता ईमानदारी और नेक दिली से ही मिलती है। राकेश ने अपने छोटे भाई मुकेश से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने मुकेश को सब कुछ सच सच बता दिया और अपनी गलती स्वीकार की। मुझे माफ कर दो मुकेश, मैं लालच की चाह में बहक गया था। मुकेश, जो पहले ही अपनी भाई से बहुत प्रेम करता था, उसने राकेश को माफ कर दिया। मुकेश ने फिर से झोले का प्रयोग किया और दोनों भाइयों ने मिलकर उसका सही उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च किया। दोनों भाई अब खुशी और समृद्धि से जीवन जीने लगे। राकेश ने अपनी चतुराई का उपयोग अब सही दिशा में करना शुरू कर दिया और मुकेश भी सरलता और ईमानदारी से गांव का भला करने में जुट गया। उनके गांव में अब कोई भी भूखा और बेसहारा नहीं था। सभी लोग खुशहाल थे और भाईचारे की मिसाल पेश करते थे। राकेश और मुकेश की जोड़ी अब गांव में ईमानदारी और परोपकार का प्रतीक बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में ईमानदारी और नेक दिली का कोई विकल्प नहीं है। चतुराई और चालाकी से आप क्षणिक सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल सच्चे दिल और ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। राकेश और मुकेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलती करने के बाद पश्चाताप और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो आप भी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा घर था, जहां भोली नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। भोली नाम से ही उसकी मासूमियत झलकती थी। उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से उसकी दादी ही उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन की बात है, जब भोली अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसके दोस्त मोहन और राधा वहां आ गए। अरे भोली, चल नदी किनारे चलकर खेलते हैं। ठीक है, चलो, पर दादी से पूछना पड़ेगा। भोली अंदर जाकर दादी से पूछती है, दादी, मैं मोहन और राधा के साथ नदी किनारे खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। तीनों दोस्त नदी किनारे पहुंचते हैं और वहां खेलना शुरू कर देते हैं। खेल खेल में समय का पता ही नहीं चला। तभी अचानक मौसम बदलने लगा और बादल घिरने लगे। अरे, लगता है बारिश आने वाली है, हमें घर लौटना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, चलो जल्दी चलते हैं। तीनों तेजी से घर की ओर बढ़ते हैं। घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। सभी भीगते भीगते घर पहुंचते हैं। भोली जब घर पहुंचती है तो दादी चिंतित दिखती है। कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई है। माफ करना दादी, खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। भोली ने दादी की बात मान ली और कपड़े बदलने चली गई। इस घटना के बाद भोली ने हमेशा ध्यान रखा कि समय पर घर लौट आए।
एक दिन की बात है, गांव में एक मेला लगने वाला था। सभी बच्चे और बड़े मेले की तैयारी में लगे थे। भोली, तुम मेला देखने चलोगी ना? हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। दादी भी भोली को मेला दिखाने के लिए तैयार हो गई। मेला गांव के मैदान में लगा था। भोली और उसके दोस्त मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। भोली, ये देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, चलो इसे खरीदते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्यारी है। भोली ने गुड़िया खरीदी और उसे बहुत खुशी हुई। मेले में एक झूला भी लगा था, जिसे देखकर सभी बच्चे वहां जाने की जिद करने लगे। चलो झूला झूलते हैं। ठीक है, चलो। तीनों दोस्त झूले पर चढ़ गए और झूला झूलने लगे। वे इतनी मस्ती कर रहे थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक से भोली का ध्यान अपनी दादी पर गया। अरे, मेरी दादी कहाँ गई? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। चिंता मत करो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तीनों दोस्त ने मिलकर मेले में दादी को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर तक खोजने के बाद उन्हें दादी एक दुकान के पास बैठी मिली। दादी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मुझे लगा तुम खो गई हो, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई ताकि तुम मुझे आसानी से ढूंढ सको। भोली ने दादी को गले लगा लिया और उनके साथ घर लौट आई। इस घटना के बाद भोली ने तय किया कि वह कभी भी अपनी दादी को अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बीत गया। भोली अब बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। उसका स्कूल गांव से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए उसे रोज पैदल चलकर जाना पड़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बेटा, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? बूढ़ा आदमी ने अपना पता बताया। भोली ने उन्हें घर पहुंचाने का जिम्मा लिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद दादाजी। भोली जब घर पहुंची तो दादी ने उससे देरी का कारण पूछा। भोली ने दादी को पूरा किस्सा बताया। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। जी दादी। गांव के सभी लोग भोली की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के सबसे पुराने मंदिर की मरम्मत का काम पूरा हुआ था और वहां एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। भोली भी अपनी दादी के साथ वहां पहुंची। हम सब आज यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। इस मंदिर की मरम्मत के लिए गांव के सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। समारोह के अंत में मुखिया ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और विशेष रूप से उन बच्चों की तारीफ की जिन्होंने अपनी मदद से इस काम को आसान बनाया। हमारे गांव की बच्ची भोली ने इस कार्य में विशेष योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि वह यहाँ आए और हम सबके साथ अपना अनुभव साझा करे। भोली मंच पर आई। नमस्ते, मेरा नाम भोली है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस काम में मदद करने का मौका मिला। मेरी दादी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मैं उनकी बात मानकर यहाँ आई थी। मुझे गर्व है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाई। धन्यवाद। सबने तालियों की गड़गड़ाहट से भोली का अभिनंदन किया। समारोह के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है भोली। तुमने सचमुच मेरी बातें सही मायने में समझी हैं। धन्यवाद दादी, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। इस तरह भोली अपने जीवन में सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलती रही। उसकी दादी की शिक्षा और उसकी खुद की मेहनत ने उसे गांव की सबसे प्यारी और प्रिय बच्ची बना दिया था। भोली का जीवन एक उदाहरण बनकर रह गया था कि कैसे एक छोटी बच्ची भी अपनी मासूमियत और सच्चाई से सबका दिल जीत सकती है। समय बीतता गया और भोली अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव की सेवा को भी जारी रखा। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की
जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। गांव के लोग उसकी इस पहल की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। भोली और उसकी दादी भी गांव के अन्य लोगों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। बाढ़ के बाद गांव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कई घर टूट गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। गांव में खाने पीने की समस्या भी हो गई थी। ऐसी स्थिति में भोली ने गांव के लोगों की मदद करने की ठानी। हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। गांव के लोग भोली की बात मानकर एकजुट हो गए और सब मिलकर राहत कार्य में जुट गए। भोली ने अपनी पाठशाला को राहत शिविर में बदल दिया, जहां बेघर लोगों को शरण मिल सके। उसने खाने पीने की व्यवस्था भी की। गांव के सभी लोग उसकी मदद से बहुत खुश हुए। भोली, तुमने जो किया है उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। तुमने हम सबकी बहुत मदद की है। ये हम सबने मिलकर किया है। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। भोली की इस मेहनत और सच्चाई ने सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। बाढ़ का पानी भी उतर गया और लोग अपने घरों को लौटने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर फिर से अपने घरों को बसाया। भोली और उसकी दादी भी अपने घर लौट आई। दादी ने भोली की तरफ देखकर कहा, तुमने सचमुच अपने नाम को सार्थक किया है। तुम भोली हो, लेकिन तुम्हारी समझ और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। भोली ने दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। मैं हमेशा आपकी बातों का पालन करती रहूंगी। इस तरह भोली ने अपनी सच्चाई, मेहनत और नेकदिली से अपने गांव का नाम रोशन किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और सभी लोग उसे आदर और प्रेम से देखते थे। भोली की मासूमियत और उसकी सच्चाई ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। मीरा एक छोटी, प्यारी और मासूम बच्ची थी जो अपनी आंटी अनु के साथ रहती थी। अनु उनकी माँ की छोटी बहन थी और जब मीरा की माँ का अचानक निधन हो गया था, तब अनु ने मीरा को अपनी बेटी की तरह पालने का निर्णय लिया। अनु और मीरा का रिश्ता बहुत ही खास था। अनु ने मीरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और मीरा ने भी अनु को अपनी माँ की तरह मान लिया था। एक सुबह की बात है। मीरा और अनु दोनों बगीचे में थे। मीरा फूलों के बीच खेल रही थी और अनु उसे देख रही थी। मीरा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और दौड़ते हुए अनु के पास आई। आंटी, ये फूल आपके लिए। अरे धन्यवाद मीरा, ये तो बहुत ही सुंदर है। आंटी, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? अनु ने मीरा को गोद में बिठाया और कहानियां सुनाने लगी। अनु की कहानियां मीरा को बहुत पसंद थी। उन कहानियों में नायिका हमेशा मीरा की तरह ही प्यारी और निडर होती थी। एक बार की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही बहादुर और समझदार थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। मीरा ने बड़ी बड़ी आंखों से अनु की तरफ देखा और मुस्कुराई। आंटी, क्या मैं भी राधा की तरह बहादुर बन सकती हूँ? अनु ने प्यार से मीरा का माथा चूमा और कहा, हाँ मीरा, तुम पहले से ही बहुत बहादुर हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। मीरा ने अनु को गले लगा लिया और कहा, आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं मीरा। दोनों के बीच का यह पल बहुत ही खास और भावुक था। अनु ने मीरा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था और मीरा ने भी अनु को अपनी मां की जगह दे दी थी। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टियां आ गई। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि छुट्टियों का मतलब है कि वह अपनी आंटी के साथ ढेर सारा समय बिता सकेगी।
अनु ने कुछ खास प्लान किया था। वह मीरा को किसी नई जगह घुमाने ले जाना चाहती थी। मीरा, इस बार छुट्टियों में हम एक नई जगह घूमने चलेंगे। तुम कहाँ जाना चाहोगी? आंटी, क्या हम समुद्र के किनारे जा सकते हैं? मैं आज तक कभी भी समुद्र के किनारे नहीं गई। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वहां बहुत मजा आता है। बिल्कुल, हम समुद्र के किनारे ही चलेंगे मीरा। हम वहां पर रेत के किले बनाएंगे, समुद्र में तैरेंगे और बहुत मजा करेंगे। मीरा ने खुशी से उछलते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आंटी। समुद्र के किनारे पहुंचते ही मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रेत में दौड़ने लगी, समुद्र की लहरों के साथ खेलती और रेत के किले बनाने में व्यस्त हो गई। मीरा, ध्यान रखना, लहरें बहुत तेज है। जी आंटी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप भी मेरे साथ आइए ना। अनु ने भी मीरा के साथ खेलने का मन बना लिया था। दोनों ने मिलकर रेत का बहुत बड़ा किला बनाया। वहां आसपास रंग बिरंगी मछलियों को देखकर मीरा अनु को पानी में चलने की जिद करने लगी। अनु मीरा को पानी में ले गई और उसे तैरना भी सिखाया। मीरा बहुत जल्दी सीख गई और दोनों ने समुद्र की लहरों में खूब मस्ती की। आंटी, ये सारी मछलियां हमेशा यही रहती हैं? हाँ बेटा, ये समुद्र ही इनका घर है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, वैसे ही ये सब मछलियां भी अपने घर, मतलब इस समुद्र में रहती हैं। समुद्र की यात्रा से वापस आने के बाद मीरा ने अनु को समुद्र की सैर पर ले जाने के लिए धन्यवाद किया और बताया कि उसने वहां कितना मजा किया और वह कितना खुश थी। अनु ने भी महसूस किया कि मीरा के साथ बिताया गया हर पल उसके लिए अनमोल है। आंटी, वो यात्रा बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत मजा आया। हम फिर कब जाएंगे? जब भी तुम्हें छुट्टी मिलेगी, हम फिर से जाएंगे। तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास होता है। एक दिन स्कूल में मीरा को एक नया प्रोजेक्ट मिला। उसे एक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल बनाना था। वह थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने अनु से मदद मांगी। आंटी, मुझे विज्ञान की प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है और मैं नहीं जानती कि क्या करूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल मीरा, हम मिलकर एक अच्छा सा मॉडल बनाएंगे। क्या तुमने सोचा है कि तुम किस विषय पर काम करना चाहती हो? मुझे हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक जरूरी भाग वाटर साइकिल पर कुछ बनाना है। ये तो बहुत अच्छा विषय है मीरा। हम वाटर साइकिल को समझने के लिए एक मॉडल बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि कैसे पानी भाप बनता है और बादल बनता है और फिर बारिश होती है। मीरा यह सुनकर काफी उत्साहित हो जाती है और उत्साह से भरकर बोलती है, बिल्कुल आंटी, मुझे भी कुछ ऐसा ही मॉडल बनाना है, पर मुझे पता नहीं कि कहां से शुरुआत की जाए और इसे कैसे बनाया जाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी और तुम्हें बताऊंगी भी कि वाटर साइकिल प्रकृति में कैसे काम करता है। अनु और मीरा ने मिलकर कई दिनों तक मेहनत की। उन्होंने एक खूबसूरत मॉडल बनाया जिसे हिंदी में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का पूरा चक्र दिखाया था। मीरा ने अपनी आंटी की मदद से बहुत कुछ सीखा। प्रदर्शनी के दिन मीरा ने आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने उसकी और उसके बनाए हुए मॉडल की प्रशंसा की। मीरा बहुत खुश थी कि उसे सबसे इतनी प्रशंसा मिल रही थी। उसने अनु आंटी को धन्यवाद दिया। आंटी, अगर आप नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाती। धन्यवाद। मीरा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। समय बीतता गया और मीरा बड़ी होती गई। अनु ने हमेशा मीरा को बहुत प्यार से पाला था।
मीरा भी अपनी आंटी की तरह दूसरों की मदद करने लगी और सबका दिल जीतने लगी। एक दिन जब मीरा कॉलेज से लौट रही थी, उसने अनु के लिए एक सुंदर उपहार खरीदा। वह उपहार एक फ्रेम में थी जिसमें उसकी एक प्यारी सी तस्वीर थी जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। आंटी, ये आपके लिए। अनु ने उपहार खोला और तस्वीर देखकर वह काफी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मीरा, ये बहुत ही सुंदर है। ये तस्वीर मुझे हमेशा हमारे प्यारे पलों की याद दिलाएगी। मीरा और अन्नू का रिश्ता एक मिसाल बन गया। दोनों के बीच का प्रेम और आपसी समझ ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अनु ने मीरा को न केवल अपनी बेटी की तरह पाला, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनाया। मीरा ने अपनी आंटी के प्रेम और उनकी सिखाई हुई हर एक छोटी से छोटी बात को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। इस तरह मीरा और उसकी आंटी अनु का जीवन प्रेम, विश्वास और खुशी से भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, सहारा और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके बीच का यह प्रेम हमेशा के लिए अमर रहेगा। अनु आंटी के पालन पोषण और दी हुई सीख से आज मीरा एक समझदार और सूझबूझ से भरपूर लड़की बन चुकी थी। गर्मी की तेज धूप में पूरा गांव तप रहा था। सूरज की किरणें आग की तरह जमीन पर बरस रही थी। हवा में जैसे लू का भंवर चल रहा था। ऐसे में गांव के लोग ठंडक की तलाश में छांव की जगह ढूंढ रहे थे। गांव के मुख्य चौराहे पर पान की दुकान पर बैठे बुजुर्ग रामलाल ने अपने सिर पर कपड़ा बांधते हुए कहा, अरे, ऐसा लग रहा है मानो सूरज आज हम सबको जला कर ही मानेगा। सामने बैठे मोहन ने गला खुजालते हुए कहा, हाँ रामलाल, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह से ही पसीना आ रहा है। रामलाल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इस बार तो फसल भी सूख रही है। पानी की किल्लत ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उसी समय गांव की मुख्य सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक बस आकर रुकी। बस से कुछ यात्री उतरे, जिनमें से एक नौजवान लड़का भी था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज था। वह सीधा रामलाल के पास आया और उनसे बोला, नमस्ते बाबा, मैं अभय हूँ। मुझे गांव के प्रधान जी से मिलना है। रामलाल ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, नमस्ते बेटा, प्रधान जी का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तुम सीधा इस सड़क से जाओ, वहां उनका बड़ा सा घर मिलेगा। अभय ने धन्यवाद कहकर प्रधान जी के घर की ओर रुख किया। प्रधान जी का घर गांव का सबसे बड़ा और पुराना मकान था। वहां पहुंचते ही अभय ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला। अभय ने विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं अभय हूँ। मुझे प्रधान जी से मिलना है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, प्रधान जी बैठक में है। अभय अंदर गया और प्रधान जी को नमस्कार किया। प्रधान जी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, नमस्ते बेटा, कहो कैसे आना हुआ। अभय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, प्रधान जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। मैंने सुना है कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। प्रधान जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, इस बार गर्मी ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। ना नहर में पानी है, ना कुएं में। लोग परेशान हैं। तभी अभय ने तत्परता से कहा, मैंने एक योजना बनाई है। अगर हम गांव के तालाब को साफ कर दें और कुछ बोरवेल खुदवाएं तो पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। इसके लिए मैं अपने दोस्तों से मदद लाया हूं। प्रधान जी ने उसकी योजना को सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम ऐसा कर सको तो गांव के लोग तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। लेकिन इसके लिए हमें पूरे गांव का साथ चाहिए। अभय ने उत्साह से कहा, मैं सबको समझाऊंगा और उनके साथ मिलकर काम करूंगा। बस आप मेरे साथ खड़े रहें। प्रधान जी ने हामी भरते हुए फिर कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो
आज ही एक बैठक बिठाते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रधान जी ने गांव में एक बैठक का आयोजन किया। गांव के सभी लोग एक बड़ी सी बगिया में इकट्ठा हुए। अभय ने वहां सभी को संबोधित करते हुए कहा, गांव वासियों, मैं अभय हूं। मैंने सुना है कि इस बार गर्मी ने हम सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पानी की किल्लत से हम सब परेशान हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने सवाल किया। कैसे अभय बेटा? हमें तो कोई उपाय नजर नहीं आता। अभय ने धैर्यपूर्वक समझाया। हम गांव के तालाब को साफ करेंगे और कुछ नए बोरवेल खुदवाएंगे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी समस्या का हल निकलेगा। रामलाल ने समर्थन करते हुए कहा, अभय सही कह रहा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर अभय की योजना का समर्थन किया और अगले ही दिन से काम शुरू करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह होते ही अभय और गांव के लोग तालाब की सफाई में जुट गए। उन्होंने तालाब के किनारे जमी मिट्टी और कचरे को हटाना शुरू किया। महिलाओं ने घर घर जाकर पानी बचाने के उपाय समझाए और बच्चों ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। मीना, जो कि गांव की एक महिला है, उसने अभय से कहा, अभय भाई, हम महिलाएं भी इसमें आपका साथ देंगी। हम पानी की बर्बादी को रोकेंगे और जरूरत पड़ने पर खेतों में काम भी करेंगे। अभय ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए उनसे कहा, बहुत अच्छा मीना दीदी, अगर आप सबका साथ मिलेगा तो हम जरूर सफल होंगे। गांव के युवक और बुजुर्ग भी पूरी मेहनत से काम में जुट गए। प्रधान जी ने अपने संसाधनों से मदद की और गांव के हर व्यक्ति ने अपने हिस्से का काम किया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब की सफाई हो गई और बोरवेल खुदवाने का काम भी शुरू हुआ। अभय ने अपने दोस्तों की मदद से पंप और पाइप भी लगवाए ताकि पानी की आपूर्ति सही से हो सके। जब एक दिन गांव के सभी लोग तालाब के किनारे काम कर रहे थे, अचानक बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत रंग लाई और अब तालाब में पानी भरने लगा था। मीरा, गांव की एक बच्ची, उसने खुशी से कहा, देखो आंटी, तालाब में कितना सारा पानी आ गया है। अब हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। तभी मीना ने, जो कि मीरा की आंटी थी, उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। यह सब अभय और गांव के लोगों की मेहनत का फल है। अभय ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, ये हमारी एकजुट और मेहनत का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांव के लोगों ने अभय का दिल से धन्यवाद किया और उसे अपना हीरो मान लिया। प्रधान जी ने भी एक समारोह का आयोजन किया जिसमें सभी ने अभय और उसके दोस्तों को सम्मानित किया। समारोह में प्रधान जी ने कहा, अभय, तुमने हमें दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तुम्हारी इस मेहनत और लगन ने हमें नई राह दिखाई है। अभय ने विनम्रता से कहा, यह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। मैंने सिर्फ एक सुझाव दिया, लेकिन इसे सफल बनाने में आप सभी का योगदान है। इस तरह अभय और गांव वालों की मेहनत ने गर्मी के कहर को कम कर दिया और पानी की समस्या को हल कर दिया। उनकी इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि एकजुटता और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अभय की इस पहल से गांव के लोग न केवल पानी की समस्या से निजात पाए, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। अब वे हर समस्या का सामना एकजुट होकर करने को तैयार थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गर्मी का कहर हो या कोई चुनौती, सामूहिक प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हरिपुर गांव में गीता और सविता नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, गीता और सविता ने शॉपिंग का प्लान बनाया। सविता, सुना है बाजार में नई चीजें आई हैं।
चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। अरे गीता, ये कैसी बात कर रही हो? इतनी जोरदार बारिश हो रही है, कहीं भीग गए तो? अरे सविता, चलो ना, मजा आएगा, बारिश में शॉपिंग का अपना ही मजा है। ठीक है गीता, लेकिन पिछली बार तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से भीग गई थी। अरे सविता, चलो चलते हैं ना। दोनों सहेलियां रास्ते में कीचड़ और पानी भरे गड्ढों से बचते बचाते, हंसते खिलखिलाते चल रही थी। बाजार पहुंचते ही गीता की नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां रंग बिरंगियां चूड़ियां बिक रही थी। सविता, देखो ये चूड़ियां कितनी सुंदर है, चलो इन्हें खरीदते हैं। ठीक है गीता, लेकिन ध्यान रखना, पानी में फिसल मत जाना। अरे सविता, मैं कोई बच्ची थोड़ा ना हूं जो फिसल जाऊंगी। गीता चूड़ियां देखने लगी और सविता एक दूसरी दुकान पर कपड़े देखने चली गई। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और गीता की छतरी उड़ गई। अरे अरे मेरी छतरी, अरे मेरी छतरी, कोई पकड़ो मेरी छतरी को, मेरी छतरी उड़ गई। सभी लोग हंसने लगे। गीता की छतरी आखिरकार एक पेड़ पर अटक गई। गीता ने उसे वापस लाने की बहुत कोशिश की, तभी उसकी नजर सविता पर पड़ी। गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी छतरी कहाँ है? अरे सविता, वो पेड़ पर अटक गई, चलो उसे निकालने में मेरी मदद करो। सविता ने गीता को समझाते हुए कहा। छोड़ो ना गीता, नई छतरी ले लेते हैं, तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो। ठीक है सविता, लेकिन नई छतरी तुम्हें ही खरीदनी पड़ेगी। चलो ठीक है, पहले कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों सहेलियां एक चाट की दुकान पर गई। भैया, 2 प्लेट पाव भाजी देना, और हाँ भैया, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना। गीता और सविता पाव भाजी खाने लगी। तभी बारिश और तेज हो गई। अचानक एक गाड़ी के निकलने से सड़क का पानी उड़ता हुआ सीधे गीता की प्लेट पर गिरा और पाव भाजी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरी पाव भाजी खराब हो गई। तभी सविता ने हंसते हुए कहा, अब मेरी प्लेट भी ले लो, वैसे भी मुझे इतना तीखा पसंद नहीं है। अरे सविता, तुम्हें तो हमेशा बहाना चाहिए मेरी चीजें चुराने का। अरे गीता, तुम ही खा लो, वैसे भी तुमने आज बहुत मेहनत की है। दोनों हंसते हंसते पाव भाजी खा रही थी कि तभी गीता की नजर एक जूते की दुकान पर पड़ी। सविता, मुझे नए जूते लेने हैं। ठीक है गीता, लेकिन ध्यान रखना फिर से कोई छतरी न उड़ जाए। दोनों जूते की दुकान पर गई। वहां के मालिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए बहन जी? भैया, एक अच्छे और सस्ते जूते दिखाइए। मालिक ने कुछ जूते दिखाए और गीता ने एक जोड़ी पसंद कर ली। उसने जूते पहनकर देखा और कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं। और ये कितने के हैं भैया? सिर्फ 500 रुपए। गीता ने पैसे निकाल कर दिए और खुशी खुशी नए जूते पहनकर बाहर निकली। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, एक बड़ा गड्ढा उसकी राह में था और वह सीधे उसमें गिर गई। अरे अरे गीता, तुम ठीक तो हो ना? तभी गीता ने गुस्से में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे नए जूते कीचड़ में खराब हो गए। तभी सविता ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, चलो घर चलते हैं। दोनों सहेलियां हंसते हंसते घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक आइसक्रीम वाला देखा। सविता, आइसक्रीम खाते हैं। बारिश में आइसक्रीम? अरे सविता, बारिश में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। दोनों ने आइसक्रीम ली और खाने लगी। गीता, तुम्हें पता है बारिश में आइसक्रीम खाने से ठंड लग सकती है। अरे सविता, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक बादल जोर से गरजा। डर के मारे उनकी आइसक्रीम उनके हाथ से गिर गई। गीता, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर से होगी। हाँ सविता, तुम तो हमेशा सही होती हो ना। चलो अब सच में घर चलते हैं। दोनों सहेलियां हंसते हंसते अपने घर पहुंच गई। गीता की माँ ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे तुम दोनों इतनी भीग क्यों गई हो? छतरी नहीं थी क्या? माँ, छतरी तो थी, लेकिन उसकी तो कहानी ही अलग है। हाँ आंटी, उसकी छतरी तो पेड़ पर अटक गई। तभी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकती,
चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो, नहीं तो तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। दोनों ने जल्दी से कपड़े बदले और फिर चाय पीने बैठ गई। आज का दिन सच में मजेदार था। हाँ गीता, लेकिन तुम्हारे साथ शॉपिंग करना हमेशा एक एडवेंचर ही होता है। दोनों ने हंसते हंसते चाय पी और अपने दिन की सारी मजेदार बातें याद करती हुई सो गई। अगले दिन सुबह गीता और सविता ने तय किया कि वे फिर से बाजार जाएंगी, लेकिन इस बार बिना किसी गड़बड़ के। सविता, आज फिर से बाजार चले? क्या गीता, फिर से? क्या तुम्हें कल का दिन याद नहीं है? अरे सविता, इस पर सब कुछ सही होगा। दोनों सहेलियां फिर से बाजार की ओर निकली। रास्ते में वे उन सब जगहों को देखकर हंस पड़ी जहां कल गड़बड़ हुई थी। इस बार वे सावधानी से चल रही थी और ध्यान दे रही थी कि किसी भी गड्ढे में ना गिरे। बाजार पहुंचते ही गीता की नजर एक सुंदर साड़ी की दुकान पर पड़ी। सविता, देखो ये साड़ी कितनी सुंदर है, चलो साड़ी खरीदते हैं। ठीक है गीता, लेकिन ध्यान रखना इस बार फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। दोनों दुकान में गई और साड़ी को देखने लगी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाहिए बहन जी? भैया, हमें कुछ सुंदर और सस्ती साड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने कुछ साड़ियां दिखाई और गीता और सविता ने एक एक साड़ी पसंद कर ली। ये कितने की है? सिर्फ 300 रुपए। गीता और सविता ने पैसे निकाल कर दिए और साड़ी खरीद ली। देखो सविता, इस बार सब कुछ सही हुआ है। हाँ गीता, लेकिन अभी घर पहुंचने तक कुछ भी हो सकता है। दोनों ने साड़ियां अपने बैग में रख ली और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में गीता ने देखा कि एक बड़ा मेले जैसा आयोजन हो रहा है। चलो सविता, चलो उस मेले में जाते हैं। अरे गीता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम सिर्फ शॉपिंग करने आए थे। अरे चलो ना सविता, थोड़ी मस्ती हो जाएगी। सविता ने हार मानते हुए कहा, ठीक है चलो, लेकिन ध्यान रखना इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोनों मेला देखने गई। वहां उन्होंने झूला झूलने का मन बनाया। सविता, चलो झूला झूलते हैं। ठीक है गीता, लेकिन संभल कर। दोनों झूला झूलने लगी और हंसते खिलखिलाते मस्ती कर रही थी। लेकिन तभी झूले की तेज हवा से गीता का बैग उड़ गया और उसमें रखी साड़ी भी। गीता, तुम्हारा बैग! अरे अरे, फिर से गड़बड़ हो गई। चलो बैग को ढूंढते हैं सविता। दोनों ने बैग ढूंढा, लेकिन बैग का कुछ अता पता नहीं चला। अब क्या करें सविता? करना क्या है, बस चलो अब घर पर। दोनों हंसते हंसते घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही गीता की माँ ने फिर से पूछा, क्या हुआ बेटा, फिर से कोई गड़बड़? तभी गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, इस बार भी कुछ ना कुछ हो ही गया, लेकिन इस बार हमने खूब मस्ती की। तभी माँ ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी, चलो जल्दी से अंदर आओ और आराम करो। गीता और सविता ने फिर से कपड़े बदले और चाय पीने बैठ गई। दोनों ने हंसते हंसते चाय पी और अपने दिन की सारी मजेदार बातें याद करते हुए सो गई। अगले दिन गीता और सविता ने तय किया कि अब वे बारिश में शॉपिंग नहीं करेंगी, लेकिन दोनों को पता था कि वे फिर से किसी दिन ऐसी ही मस्ती भरी शॉपिंग पर जाएंगी। गांव के लोग जब भी इन दोनों सहेलियों की शॉपिंग की कहानियां सुनते हैं, वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। गीता और सविता की शॉपिंग की कहानियां अब पूरे हरिपुर में मशहूर हो चुकी थी। हर कोई जानता था कि अगर ये दोनों बाजार में हो तो कुछ ना कुछ मजेदार जरूर से ही होगा। गांव का नाम था सुराजपुर। हरे भरे खेत, नीला आसमान और प्यारे प्यारे लोग। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लोग सच्चाई से दूर रहना पसंद करते थे। इस गांव में सच्चाई की मिसाल बने थे रामनाथ जी। उनकी ईमानदारी और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन की बात है, जब रामनाथ जी अपने खेतों में काम कर रहे थे, गांव के प्रधान लाला जी उनके पास आए। लाला जी की छवि गांव में मिली जुली थी। कुछ लोग उन्हें ईमानदार मानते थे तो कुछ लोग उनकी चालाकियों से वाकिफ थे। रामनाथ भाई, कैसे हो? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ लाला जी, भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है।
अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम था। गांव में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसा प्रोजेक्ट लाला जी? गांव में एक नया स्कूल बनाने का विचार है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ जमीन चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है लाला जी, आप बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी जमीन का एक छोटा हिस्सा हमें चाहिए, बदले में मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। अगर यह जमीन स्कूल के लिए है तो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। लाला जी मुस्कान छुपाते हुए कहते हैं। बहुत अच्छा रामनाथ भाई, तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। रामनाथ जी ने लाला जी की बात मान ली और अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दे दिया। कुछ दिन बाद गांव में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन रामनाथ जी को धीरे धीरे शक हुआ कि लाला जी की नीयत सही नहीं है। एक दिन रामनाथ जी ने देखा कि उस जगह पर स्कूल की बजाय एक बड़ा मकान बन रहा है। वे सीधे लाला जी के पास पहुंचे। लाला जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो स्कूल बनना था, लेकिन ये मकान क्यों बन रहा है? अरे रामनाथ भाई, ये मकान ही तो स्कूल बनेगा, तुम चिंता मत करो। रामनाथ जी को लाला जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने खुद उस जगह पर जाकर देखा और पाया कि यहाँ पर एक निजी मकान का निर्माण हो रहा था। रामनाथ जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि अब सच्चाई के लिए लड़ना ही होगा। रामनाथ जी ने गांव की पंचायत बुलाई और सबको लाला जी की सच्चाई बताई। गांव वासियों, मैंने लाला जी पर विश्वास करके अपनी जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है। वहां स्कूल की जगह उनका निजी मकान बन रहा है। लाला जी ने रामनाथ जी की बातों को झुठलाते हुए कहा। ये सब झूठ है, रामनाथ मुझे बदनाम करना चाहते हैं। गांव के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग लाला जी का समर्थन कर रहे थे तो कुछ रामनाथ जी की सच्चाई पर विश्वास कर रहे थे। पंचायत के मुखिया शिवराम जी ने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर रामनाथ जी सही हैं तो लाला जी को सजा मिलेगी। जांच के दौरान गांव के कुछ युवकों ने उस निर्माण स्थल की तस्वीरें ली और सबूत जुटाए। इन सबूतों से साबित हुआ कि रामनाथ जी सच बोल रहे हैं। शिवराम जी ने गंभीरता से कहा, लाला जी, आपने गांव को धोखा दिया है। आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाला जी ने अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। रामनाथ जी ने कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। गांव वालों ने रामनाथ जी की सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ की। लाला जी से उनकी पदवी छीन ली गई और उन्हें गांव की सेवा करने का आदेश दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उस जमीन पर स्कूल का निर्माण करवाया। रामनाथ जी की ईमानदारी और सच्चाई ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव में एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई और रामनाथ जी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कुछ साल बाद सुराजपुर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव में अब न केवल एक सुंदर स्कूल था, बल्कि वहां के बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल आ रहे थे। इस स्कूल का नाम था रामनाथ विद्यापीठ रखा गया, जो कि रामनाथ जी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई का प्रतीक था। रामनाथ जी अक्सर स्कूल में आते और बच्चों के साथ समय बिताते। एक दिन जब रामनाथ जी स्कूल में बच्चों को कहानी सुना रहे थे तो एक बच्चा रोहन उनसे पूछ बैठा, दादाजी, आप हमेशा सच्चाई का ही साथ क्यों देते हैं? रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई से ही समाज में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। रोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? रामनाथ जी ने समझाया, अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती है। रामनाथ जी की बातें सुनकर बच्चों ने प्रेरणा ली और सच्चाई के महत्व को समझा। इस दौरान लाला जी ने
अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए गांव के विकास के कार्य में जुट गए। उन्होंने अपने किए की भरपाई के लिए नई योजनाएं बनाई और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया। लाला जी के बदले हुए व्यवहार ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। गांव के मुखिया शिवराम जी ने एक दिन रामनाथ जी से कहा, रामनाथ भाई, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने गांव में नई दिशा दी है। अब गांव के लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। रामनाथ जी ने विनम्रता से कहा, ये सब गांव वालों के सहयोग और समझदारी का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें और सच्चाई का साथ दें तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। गांव के लोग अब सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। सुराजपुर एक मिसाल बन गया, जहां सच्चाई की जीत और एकजुटता का संदेश गूंजता था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रामनाथ जी को सम्मानित किया गया। समारोह में बच्चों ने रामनाथ जी के बारे में कविताएं और गीत प्रस्तुत किए। समारोह के अंत में रामनाथ जी ने मंच पर आकर कहा, गांव वालों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप सभी की वजह से हूं। आपकी एकजुटता और विश्वास ने हमें यहां तक पहुंचाया है। सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझो, ये सबसे बड़ा हथियार है। गांव के लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रामनाथ जी का सम्मान करते रहे। उनके इस संदेश ने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा और सच्चाई की ताकत का विश्वास भर दिया। समारोह के बाद गांव के युवक और युवतियां रामनाथ जी के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, रामनाथ दादाजी, हम भी आपके तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमें आपकी सीख हमेशा याद रहेगी। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे सही होता है। हमेशा याद रखना, सच्चाई की जीत ही असली जीत होती है। इस तरह सुराजपुर गांव सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। रामनाथ जी की सच्चाई की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी और आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने लगी। गांव में बच्चे जब भी किसी मुश्किल में होते, वे रामनाथ जी की कहानी को याद करते और सच्चाई का साथ देने का निर्णय लेते। रामनाथ जी की सच्चाई की जीत ने गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में अमर बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन इसकी मंजिल सबसे सुंदर और संतोषजनक होती है। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशियां और सम्मान पाया जा सकता है। रामनाथ जी की सच्चाई की जीत ने इस बात को साबित कर दिया था कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक समय की बात है जब शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में बहुत अंतर हुआ करता था। शहर की चकाचौंध और आधुनिकता के बीच एक छोटे से गांव में साधारण और शांतिपूर्ण जीवन बसर किया करता था। इसी शहरी और गांव के फर्क के बावजूद कभी कभी किस्मत ऐसे दो लोगों को मिलाती है जिसकी मुलाकात से एक अनोखी कहानी जन्म लेती है। यह कहानी राज और मोहन की है। राज शहर में रहने वाला एक लड़का था जिसका परिवार बहुत धनी था। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और राज का जीवन हर तरह की सुविधाओं से भरा हुआ था। दूसरी ओर मोहन एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन के पिता का गुजर बसर खेती पर निर्भर था और जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उन्हें कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। राज के माता पिता ने उसे कॉलेज की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव भेजने का निर्णय लिया ताकि वह गांव का जीवन और वहां के संस्कारों को समझ सके। बेटा, तुमने आज तक कभी भी गांव का जीवन नहीं देखा कि वहां के लोग कितने मिलनसार और अच्छे होते हैं। इसलिए इन छुट्टियों में हम तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के घर गांव भेज रहे हैं। राज के लिए यह एक नया अनुभव था क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी गांव नहीं देखा था। जब राज गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन
अपने खेतों में काम कर रहा था। जब उसने देखा कि एक बड़ा महंगा कार गांव के मुख्य द्वार पर आकर रुकी है, उसने कभी भी ऐसी कार नहीं देखी थी और उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। ये इतनी बड़ी और नायाब सी गाड़ी कौन सी और किसकी है? राज के नाना नानी का घर गांव के बीचों बीच था। राज जब अपने नाना नानी के घर पहुंचा तो मोहन ने उसे देखा और उसके पास जाकर उससे बातचीत की। जी, आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम राज है और मैं शहर से यहाँ अपने नाना नानी के घर अपनी कॉलेज की छुट्टियां बिताने और गांव के जीवन को देखने आया हूँ। मोहन का व्यवहार राज के साथ बहुत मित्रतापूर्ण और मददगार था। उसने राज का स्वागत किया और उसे गांव के बारे में बताया। शुरुआत में राज को गांव का जीवन बहुत कठिन और अजीब लगा। उसे यहाँ की सादगी और कठिनाई की आदत नहीं थी, लेकिन मोहन ने उसे हर चीज में मदद की और उसे गांव की सच्ची खूबसूरती दिखाई। मोहन ने राज को खेतों में काम करना सिखाया, पेड़ों से फल तोड़ना सिखाया और गांव के बच्चों के साथ खेलना भी सिखाया। ये सब कामों में तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना आनंद आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे यहाँ गांव में सभी लोग सुकून और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मिलजुल कर सब साथ रहते हैं, वैसे भी रहा जा सकता है। धीरे धीरे राज को गांव का जीवन पसंद आने लगा और वह मोहन के साथ हर जगह जाने लगा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। राज ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और मोहन ने राज से बहुत कुछ सीखा। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझा। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और उसमें गांव के खेतों का बहुत नुकसान हुआ। मोहन के पिता का खेत भी इस बाढ़ में बह गया। मोहन का परिवार बहुत परेशान हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राज ने देखा कि मोहन कितना ज्यादा परेशान है और उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त की मदद करेगा। उसने अपने माता पिता से बात की और उसने मोहन के परिवार की मदद के लिए उनसे कहा। राज के माता पिता ने भी उसकी मदद की और उन्होंने मोहन के परिवार को आर्थिक मदद भी दी। राज ने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम किया और मोहन के परिवार को फिर से खड़ा करने में उसकी मदद की। उसकी मेहनत और समर्पण ने सभी को प्रेरित किया। गांव के लोग राज की तारीफ करने लगे और उसकी और मोहन की दोस्ती को सराहने लगे। इन बच्चों की दोस्ती देखकर तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है। राज की मदद से मोहन का परिवार फिर से खड़ा हो गया। मोहन और राज की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और समझा। राज ने भी लोगों का सम्मान और विश्वास जीत लिया था। गांव के लोग अब राज को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि राज और मोहन की दोस्ती कितनी सच्ची और मजबूत हो गई है। राज ने गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन के मूल्यों को समझा। कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने लगी थी और राज को वापस शहर जाना था। राज और मोहन दोनों ही उदास थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मैं अगले साल फिर से गांव आऊंगा और तब तक के लिए हम एक दूसरे को पत्र लिखेंगे। राज शहर वापस आ गया था, लेकिन गांव का जीवन और मोहन की दोस्ती उसकी यादों में बसी रही थी। उसने मोहन को एक पत्र लिखा और उसकी मदद करने की कोशिश की। मोहन भी राज को पत्र लिखता रहा और उनकी दोस्ती कायम रही। समय बीतता गया और राज और मोहन की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई। राज हर साल गांव आता था और मोहन के साथ समय बिताता। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उनके जीवन में एक दूसरे का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। राज ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गया। उसने अपने अनुभव और शिक्षा का उपयोग करके अपने व्यापार को और भी ज्यादा सफल बनाया। दूसरी ओर मोहन ने भी अपनी मेहनत से
अपने खेतों को और भी ज्यादा उन्नत बनाया। उसने नए तरीकों का उपयोग करके अपनी खेती को और ज्यादा बेहतर किया और गांव में एक उदाहरण बन गया। राज और मोहन ने मिलकर एक नया सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे गांव के लोगों की मदद करने के लिए कुछ नया करे। राज ने अपने व्यापार के माध्यम से गांव के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें नई नई तकनीकियों का उपयोग सिखाया। मोहन ने अपनी मेहनत और अनुभव का उपयोग करके गांव के किसानों को प्रेरित किया और उन्हें नई खेती के तरीकों के बारे में समझाया। बेटा, भगवान तुम्हारा बहुत ही भला और ऐसे ही तुम्हें हमेशा दूसरों की सहायता करने की अच्छी नीयत दे। राज और मोहन की इस पहल से गांव के लोगों का जीवन ही बदल गया। किसानों की फसलें अच्छी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव में खुशहाली का माहौल बन गया और सभी ने राज और मोहन की काफी ज्यादा तारीफ भी की। राज और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता किसी भी कठिनाई और किसी भी दूरी को पार कर सकती है। उनकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि दोस्ती में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चे दिल और समर्पण से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। गांव और शहर के इस अनोखे मेल ने यह दिखाया कि जब दो सच्चे दोस्त मिलते हैं तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और लोगों के दिलों में बस गई। और इस प्रकार राज और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जब दिल सच्चे होते हैं और मित्रता में विश्वास होता है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को सफल बनाया और उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में बस गई। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।